जून 1984 भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे आज भी अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। एक और भारत सरकार का दावा था कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कार्रवाई आवश्यक थी। दूसरी ओर लाखों सिखों के लिए यह उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर हुई एक अत्यंत पीड़ादायक घटना थी। आखिर हालत यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस कहानी की शुरुआत जून 1984 से नहीं बल्कि कई दशक पहले से होती है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पंजाब सबसे अधिक प्रभावशाली राज्यों में से एक था। लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और भारी सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद पंजाब के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचों में बड़ा बदलाव आया। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति ने पंजाब को देश का प्रमुख कृषि राज्य बना दिया। गेहूं और धान के उत्पादन में तेजी वृद्धि हुई, लेकिन इसके साथ समस्याएं सामने आई। छोटे किसानों पर अधिक दबाव बढ़ा, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी, क्षेत्रीय और राजनीतिक असमानताएं बढ़ी, केंद्र और राज्यों के अधिकार को लेकर विवाद हुआ। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्यों को अधिक अधिकार, पंजाब में संसाधनों पर अधिक नियंत्रण, चंडीगढ़ का पंजाब को हस्तांतरण, नदी के पानी के बंटवारे पर पुनर्विचार। कुछ लोगों ने इसे संघीय ढांचे को मजबूत करने की मांग मानी, जबकि कुछ आलोचकों ने इसे अलगाववाद की ओर बढ़ता बताया। आज भी इस प्रस्ताव की अलग अलग व्याख्या की जाती है। इसी दौर में दमदमी टकसाल के प्रमुख नेता जनरल सिंह भिंडेवाला का प्रभाव तेजी से बढ़ा। वे धार्मिक प्रवचन देते थे और सिख युवाओं से नशा, शराब और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील करते थे। इससे उन्हें बड़ी संख्या में समर्थन मिला। हालांकि समय के साथ उन पर और उनके समर्थकों पर कई हिंसक घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगे। उनके समर्थकों ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया, जबकि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें बढ़ते उग्रवाद का प्रमुख चेहरा माना। 1981 और 1983 के बीच पंजाब में कई हत्याएं, पुलिस पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी। पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई। पुलिस अधिकारी पर हमले और अन्य हिंसक घटनाओं के बाद राज्य में तनाव और बढ़ गया। सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई, जबकि कई राजनीतिक नेताओं ने बातचीत के माध्यम से समाधान की मांगे की। 1983 तक भिंडेवाला और उनके समर्थक अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में विरोध के रूप में अकाल के तख्त के पास रहने लगे। सरकार का आरोप था कि परिसर में हथियार जमा किए गए और उसे एक सुरक्षित ठिकानों पर जमा किया जा रहा था। दूसरी ओर कई सिख संगठनों का कहना था कि धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखते हुए राजनीतिक समाधान तलाशा जाना चाहिए। यहीं से हालत उस मोड़ पर पहुंचे जहां आने वाले महीनों में इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक घटित हुई। 1984 की शुरुआत तक पंजाब में हिंसा, हत्याएं और पुलिस तथा उग्रवादी समूहों के बीच मुठभेड़ लगातार हो रही थी। भारत सरकार का कहना था कि राज्य में कानून व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है। दूसरी ओर अकाली दल और कई सिख नेताओं का कहना था कि राजनीतिक समाधान और बातचीत को प्रथम वरीयता दिया जाए। इसी समय स्वर्ण मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे थे, क्योंकि यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। सरकारी और सैन्य अधिकारियों के अनुसार स्वर्ण मंदिर के परिसर के कुछ हिस्से, विशेषकर अकाल दल के आसपास, हथियारबंद लोगों ने मोर्चेबंदी रखी थी। बाद में बरामद हथियारों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि परिसर को एक सशस्त्र ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर कई सिख संगठन और कुछ स्वतंत्र पर्यवेक्षक का कहना था कि परिसर में बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु मौजूद थे और किसी भी कार्रवाई में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 1982 से 1984 के बीच केंद्र सरकार और अकाली नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसमें मुख्य मुद्दा था चंडीगढ़ का प्रश्न, नदी के पानी का बंटवारा, राज्यों के अधिकार, पंजाब में बढ़ती हिंसा। हालांकि इन वार्ताओं से कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। इस बीच सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती रही। मई 1984 के अंत तक केंद्र सरकार ने सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए। सुरक्षा एजेंसियों का आकलन था कि यदि बातचीत विफल रही तो सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। बाद में प्रकाशित अधिकारियों और स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार सेना ने अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन किया और संभावित अभियान की योजना बनाई। 1 जून 1984 में स्वर्ण मंदिर के आसपास गोलाबारी की घटना हुई। इसके बाद तनाव और तेजी से बढ़ा। 3 जून को अमृतसर में कर्फ्यू लगाया गया। रेल और बस सेवाएं प्रभावित हुई तथा संचार सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इसी समय बड़ी संख्या में लोग पहले से ही मंदिर परिसर के भीतर मौजूद थे, क्योंकि धार्मिक अवसरों के अनुसार मंदिर परिसर में लोगों का आना जाना चालू था
5 जून 1984 की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। सरकार का उद्देश्य परिसर में मौजूदा हथियारबंद उग्रवादियों को हटाना था, लेकिन अभियान अपेक्षा से अधिक कठिन था और भीषण गोलीबारी हुई। अकाल तख्त के आसपास तीव्र संघर्ष हुआ। यहीं से भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित सैन्य अभियानों में से एक शुरुआत हुई। 1 जून 1984 को मंदिर के परिसर के आसपास पहली बड़ी गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। सरकारी पक्ष के अनुसार सुरक्षा बल और परिसर के भीतर मौजूद हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी हुई। दूसरी ओर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और बाद के ब्यौरे के घटनाओं का अलग अलग वर्णन मिलता है। इस दिन दोनों पक्षों के बीच बहुत हताहत हुई। 2 जून 1984 को अमृतसर और अमृतसर के आसपास क्षेत्रों को सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। भारतीय सेना को अतिरिक्त बलों के साथ तैनात किया गया। शहर में तनाव बढ़ गया और लोगों में अनिश्चितता का माहौल था। 3 जून 1984 को पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लागू किया गया। रेल और बस सेवाएं प्रभावित हुई। कई स्थानों पर संचार व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इसी समय बड़े संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे, क्योंकि धार्मिक अवसरों के कारण लोग दर्शन के लिए आए हुए थे। 4 जून 1984 को सेना ने परिसर को चारों ओर से घेर लिया। दिन भर रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें सामने आई। दोनों पक्ष अपने अपने स्थानों पर डटे रहे। 5 जून 1984 रात के समय सेना ने मुख्य अभियान शुरू किया। कमांडो दस्तों को परिसर के अंदर भेजा गया। उन्हें अपेक्षा से अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सरकारी ब्यूरो के अनुसार परिसर के भीतर से भारी गोलीबारी हुई, जिससे अभियान कठिन हो गए। 5 और 6 जून की रात यही ऑपरेशन का सबसे भीषण चरण था। अकाल तख्त के आसपास बड़े संघर्ष हुए। कई घंटों तक गोलीबारी चलती रही। कुछ सैन्य संस्मरणों के अनुसार बख्तरबंद वाहनों का भी उपयोग किया गया, जिससे अकाल तख्त को भारी क्षति हुई। 6 जून 1984 को सुबह तक सेना ने परिसर की अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण पा लिया। इसी दिन जर्नैल सिंह भिंडरावाला, सेवानिवृत्त मेजर जनरल साहेबेग सिंह और अमरीत सिंह सहित कई प्रमुख लोगों की मृत्यु हुई। 7 जून 1984 को सेना ने परिसर की पूरी तरह तलाशी शुरू की। सरकार के अनुसार तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियारबंद और गोला बारूद के उपकरण मिले। स्वतंत्र शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस अवधि के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग निष्कर्ष प्रस्तुत किए, इसलिए कुछ घटनाओं के विवरण पर अलग अलग मतभेद हैं। 8 से 10 जून सुरक्षा बलों ने पंजाब के अन्य हिस्सों में भी उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाए। इस व्यापक कार्रवाई को बाद में ऑपरेशन बुलडोज के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान गिरफ्तारी हुई और कई क्षेत्रों में सुरक्षा अभियान जारी रहे। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद सेना ने पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर की तलाशी ली। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि परिसर में बड़े मात्रा में गोला बारूद और हथियार के उपकरण मिले। साथ ही अकाल तख्त को गंभीर क्षति पहुंचाई गई। इस क्षति को पूरी दुनिया में प्रकाशित की गई और इससे अनेक लोगों में गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई। मृतकों की संख्या को लेकर ऑपरेशन का सबसे विवादित पहलू है। भारत सरकार ने एक आधिकारिक संख्या जारी की। स्वतंत्र पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने अलग अलग अनुमान प्रकाशित किए। मानवाधिकार ने भी अलग अलग आंकड़े प्रकाशित किए। इसी कारण इतिहासकार मानते हैं कि मृतकों की सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की गई कोई संख्या का विवरण उपयुक्त नहीं है। ऑपरेशन के बाद भारत में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। सरकार ने कहा कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक थी। कई सिख धार्मिक संस्थाओं और समुदायों के लोगों ने इसे अपने सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा और गहरा दुख और विरोध व्यक्त किया। विदेशों में बसे अनेक सिख समुदायों ने भी प्रदर्शन किए और घटनाओं पर चिंता जताई। ऑपरेशन के बाद अकाल तख्त का पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। इस प्रतिक्रिया को लेकर भी मतभेद हुए हैं। कुछ लोगों ने सरकारी पहल का समर्थन किया, जबकि कई सिख धार्मिक नेताओं का मानना था कि पुनर्निर्माण का निर्णय धार्मिक संस्थाओं द्वारा होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद पंजाब में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। आने वाले महीनों में उग्रवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत कई क्षेत्रों में हिंसा और बढ़ गई। इससे आम नागरिकों का जीवन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हो चुका था, लेकिन इसकी राजनीतिक और सामाजिक गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत को फिर से हिला दिया। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने उनके आधिकारिक आवास पर गोली चलाई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। जांच एजेंसी और बाद की न्यायिक कार्रवाइयों में यह माना गया कि हत्या का प्रमुख कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार माना गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद विशेष रूप से दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में सिख समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। हिंसा भड़क उठी, हजारों लोग मारे गए,
अनेक घर, दुकानें और गुरुद्वारे जलाए गए। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। इस दंगों को भारत के स्वतंत्र इतिहास की सबसे दुखद सांप्रदायिक हिंसाओं में गिना जाता है। अगले कई वर्षों में इन दंगों की जांच के लिए कई समिति गठित की गई। कुछ मामलों में बाद के वर्षों में दोषियों को सजा मिली, जबकि कई पीड़ितों और मानवाधिकारों ने यह कहा कि न्याय मिलने में देरी हुई और सभी मामलों में न्याय समान नहीं मिले। 1984 में पंजाब में उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ। 1980 के दशक के अंत और 1990 के शुरुआती वर्षों तक राज्य में हिंसा जारी रहा। इस दौरान आम नागरिक, पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल और विभिन्न समूहों के सदस्य सभी इन संघर्ष से प्रभावित हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगे, ये तीनों घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आधुनिक भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं में अनेक निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए। असंख्य परिवारों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इतिहास का उद्देश्य किसी पक्ष का महिमा मंडन करना या निंदा करना नहीं है, बल्कि तथ्यों को समझाना, उनसे सीखना और यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में ऐसे दुखद घटनाएं दोबारा न हो। यदि हम इन घटनाओं का अध्ययन संवेदनशीलता, संतुलन और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर करें तो हम इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।